हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो वो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। आज अपने पार्ट नंबर 21 इसका करने जा रहे हैं। और इसमें जो अपना आज का टॉपिक है बच्चों वो है वोल्टमीटर और दूसरा धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन। ठीक है, बुक में ये एक ही टॉपिक दिया हुआ है वोल्टमीटर और वोल्टमीटर का धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन। ये उसी के अंदर ही है टॉपिक। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग बना दिया। ठीक है, बाकी सेम ही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले वोल्ट मीटर। तो जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो में एमीटर के बारे में पढ़ा था, आज वही वोल्ट मीटर है। तो एमीटर किसके काम आता था? धारा को मापने के। तो वोल्ट मीटर क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा कि वोल्ट मीटर एक ऐसी विद्युतीय प्रायोगिक युक्ति है जिसका उपयोग किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर या वोल्टता के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, भी अगर मान लो कोई भी आपको विद्युत परिपथ था और उसमें उसका आपको क्या मापना है, भी उसका जो विभवांतर है कोई भी दो बिंदुओं के मध्य है या फिर वोल्टता या विभवांतर एक ही बात है। तो उसको मापने के काम आता है, भी बताता है भी उस पॉइंट पर कितनी वोल्टता है, कितनी वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। वो वोल्टता को मापने के ये काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन। और यानी कि वोल्टमीटर की स्ट्रक्चर है एक हिसाब से, इसको अपने गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और वही गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर की तरह कार्य करने लग जाता है। समझ आई बात? तो क्या है, संरचना की दृष्टि से वोल्टमीटर एक किलकित कुंडली धारामापी ही होता है। किसी धारामापी की कुंडली के साथ जब श्रेणी क्रम में कोई उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है तो यह धारामापी वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। भी क्या है कि होता ही किलकित कुंडली धारामापी ही है जो आपको मैंने करवाया था। बस उसमें क्या करता है कि जो उसकी कुंडली है ना, उस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। भी एक हाई रेजिस्टेंस, बहुत ही उच्च प्रतिरोध जिसका मान बहुत ही ज्यादा हो, वो वाला प्रतिरोध लगा देते हैं। तो वही जो धारामापी है वही क्या बन जाता है? वोल्टमीटर। वैसे एक और थोड़ा सा चेंज करना होता है कि जो वोल्टमीटर होता है ना, जो गैल्वेनोमीटर, अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिए हो तो आपको एक चीज बताता हूँ मैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए भी, कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जीरो बिल्कुल बीच में होता है और उसकी सुई ऐसे सीधी रहती है। ठीक है, इधर भी उसकी रीडिंग होगी 1 2 3 और इधर भी क्या होगी? रीडिंग होगी 1 2 3। तो ये धारा की दिशा बताएगा, या सुई इधर जाएगी या इधर, दोनों दिशाओं में जा सकती है, बाएं और दाएं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर की यहाँ सुई के जस्ट नीचे जी लिखा होता है। अब जो एमीटर होता है, एमीटर में सुई बीच में नहीं रहती। एमीटर में सुई कहां पे रहती है? एक साइड में रहती है ऐसे। और यहां पर इस सुई के नीचे यहाँ ए लिखा होता है और यहाँ जीरो से शुरू होता है, इसकी जीरो बाईं तरफ होती है और फिर 1 2 3 4 इस तरीके से उसमें रीडिंग लिखी होती है एमीटर के रेंज के हिसाब से। और वोल्टमीटर में भी बिल्कुल यही चीज होती है। वोल्टमीटर में भी सुई यहाँ पर बिल्कुल बाएं सिरे पर रहती है और यहाँ वी लिखा हुआ होता है और ये इसका अंतिम सिरा होता है और बीच के भाग थोड़े थोड़े जो एक समान भागों में बांटे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे वोल्टेज लिखी होती है। तो ये फर्क होता है सब में। ठीक है, जी, ए और वी, इसके हिसाब से आप गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर को अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। तो अब देखो क्या है कि जैसे आपने एमीटर में पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्योंकि वो टॉपिक आपको आने चाहिए। ये टॉपिक समझने से पहले एमीटर को अपने हमेशा का पढ़ा था कि हमेशा किसमें लगाते हैं? परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, क्योंकि एमीटर से अपने को धारा मापनी होती है और पूरी धारा आपके एमीटर में से तभी जाएगी जब आपका एमीटर क्या है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ होगा। लेकिन धारामापी को जब अपने एमीटर में बदलते थे तो उस धारामापी के या गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अपने शंट प्रतिरोध लगा देते थे। ठीक है, लेकिन यहां क्या है? उससे उल्टा है। देखो एमीटर खुद किस में लगता है? श्रेणी क्रम में, लेकिन उसमें जो शंट लगता है वो समांतर क्रम में लगता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि वोल्टमीटर का प्रयोग हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में किया जाता है ताकि परिपथ में बहने वाली धारा को प्रभावित न कर पाए। वह इसी कारण इसका प्रतिरोध उच्च रखा जाता है ताकि धारा का कम से कम अंश इसमें से प्रवाहित हो, इसमें से गुजरे या प्रवाहित हो सके। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है या सॉरी जब आपको वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर में अपने क्या करते हैं कि जो शंट वहां पर लगाया था एमीटर में उसका मान तो बहुत ही निम्न रखते थे अपने, लेकिन यहाँ एक उच्च प्रतिरोध रखते हैं और उच्च प्रतिरोध को वोल्टमीटर के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, लेकिन खुद वोल्टमीटर को किस में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं।
अब इन सब का कारण क्या है, वो कारण समझ लो, आपको भी कारण बता देता हूं मैं। कारण क्या है उसका, कि देखो आपके पास परिपथ है, ठीक है, दो परिपथ बना के मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मान लो ये एक बैटरी है, ये यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है आर, और एक बिल्कुल इसके साथ में यहाँ पे बना देता हूँ, और ये क्या है आपके पास प्रतिरोध है बिल्कुल वैसा ही। और इसमें देखो, इसमें तो वोल्टमीटर अपने लगा दिया यहाँ श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम ही हो गया, और यहाँ पर अपने वोल्टमीटर को लगा दिया समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगा दिया। तो अब देखो अपने को क्या है, जब श्रेणी क्रम में लगाया है आपने प्रतिरोध सॉरी वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर का काम तो होता है वोल्टेज मापना, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापना। तो अब एक्चुअल में देखो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, कि जो वोल्टमीटर है यहाँ पर आपको इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर मापना था, तो यहाँ पर तो वोल्टमीटर है ही नहीं, वोल्टमीटर तो अपना अलग ही लगा हुआ है, तो ये तो खुद का विभवांतर बताएगा भी मेरे सिरों पर कितना है विभवांतर। तो इस तरह से वोल्टमीटर यहाँ उपयोगी नहीं रहता। आपको जिन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापना होता है, उन दो बिंदुओं पर ही इस वोल्टमीटर को आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी, ये तो चलो पता लग गया आपको कि वोल्टमीटर को अपने क्या है श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वो बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही ज्यादा उच्च प्रतिरोध होता है। तो ये क्या है, आने वाली धारा को अपने में से बहुत ही मुश्किल से गुजरने देगा, या ये खुद बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है तो गर्म ज्यादा होगा ये। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ मान लो ये आई धारा यहाँ पर जा रही है, तो वोल्टमीटर क्या करेगा, अगर मान लो इस प्रतिरोध में से आई धारा ही गुजरे, तो वोल्टमीटर अपने को V बराबर आई आर यहाँ पर विभवांतर का मान देगा। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आई धारा जो यहाँ से चले वो इधर से चली जाए। अपने क्या है 10 एम्पीयर मान लो धारा जा रही है, तो ऐसे नहीं भी यहाँ पर 10 जाएगी, थोड़ी बहुत धारा वोल्टमीटर में भी जाती है, ठीक है। तो ये धारा कम से कम जाए वोल्टमीटर में, मान लो कि जैसे आपका 10 एम्पियर धारा आ रही है, तो 9.9 तो इस प्रतिरोध में से चली जाए और 0.1 इसमें से चली जाए, क्योंकि देखो वोल्टमीटर को अगर आप समांतर में लगाओगे तो धारा इसमें से जाएगी तो जाएगी, लेकिन अपने धारा का मान कम से कम गुजरे, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा धारा यहाँ इस प्रतिरोध में से गुजरे, ताकि अपने जो वोल्टेज है वो सही निकल सके। तो इस कारण अपने वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च कर देते हैं। अब उच्च करने से क्या होगा कि मान लो आपके पास यहाँ पर धारा आ रही है, जैसे मान लो ये एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं भी, ये दो प्रतिरोध लगे हुए हैं किसी परिपथ में, ठीक है। एक प्रतिरोध आपके पास 1 ओम का है और एक क्या है 50 ओम का है। अब यहां से धारा आ रही है आपके पास, तो ये आई धारा का लगभग क्या होगा कि आप ऐसे कह सकते हो ज्यादातर भाग इस 1 ओम में से चला जाएगा और बहुत ही कम भाग 50 ओम में से जाएगा, क्योंकि इस आई जो आपके पास करंट है, इसके पास यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं आगे, ठीक है, दो ऑप्शन आ रही हैं। एक तो आसान रास्ता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसके रास्ते में रुकावट। तो यहाँ रुकावट कम उत्पन्न हो रही है, यहाँ ज्यादा, तो ये बिल्कुल वही चीज होगी कि अगर मान लो आपके पास दो रास्ते हों और आपको आपको कहें कि एक पर तो फुल ट्रैफिक है और एक बिल्कुल खाली है, दोनों पहुंचते एक ही जगह पर हैं, तो आप क्या करोगे, बिना ट्रैफिक वाले पर ही जाओगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो करंट होता है वो अपना हमेशा कम प्रतिरोध वाले में से गुजरता है। हाँ, अगर मान लो ऐसा हो, कई बच्चों के दिमाग में एक गलतफहमी रहती है कि जैसे मान लो ये आई यहाँ पे करंट आ रहा है और आगे प्रतिरोध क्या है 50 ओम का लगा हुआ है, तो अब वो बच्चे पता क्या सोचते हैं कि जो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू जब यहाँ आएगी तो ये कम हो जाएगी, मान लो 10 एम्पियर है तो उनको ऐसा लगता है यहाँ 1 एम्पियर ही आएगा। तो देखो प्रतिरोध कभी भी करंट के मान को कम नहीं करता, कभी कम नहीं करता, वो उसके रास्ते में रुकावट जरूर डालता है, लेकिन वो करंट के मान को कम नहीं करता, ठीक है। करंट यहाँ पे भी 10 एम्पियर का आएगा, बस क्या होगा कि जो ये इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये तार अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, ये खुद प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा यहाँ पर, बस इतना फर्क आएगा, करंट उतना ही जाएगा। अब आप कहोगे कि सर उतना ही कैसे जाएगा, तो उसको एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लो एक आपके पास पानी की पाइप है, दो पाइपें हैं, ठीक है, बिल्कुल एक समान, एक पाइप के आगे आपने दूसरी पाइप का टुकड़ा लगा दिया जो कि बड़ा है, ठीक है, आगे फिर से ये पाइप स्टार्ट हो जाती है जो पहले वाली थी, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बीच में जो पाइप लगी हुई है ना ये वाली, ये थोड़ी क्या है मोटी है,
और यहाँ पर उससे उल्टा काम कर देते हैं अपने, बीच में पतली पाइप लगा देते हैं, फिर से क्या आ जाती है यहाँ पर वही मोटी पाइप जो यहाँ पर लगी हुई है, ये ए और बी पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर पानी आएगा और यहाँ पर भी पानी आएगा। ठीक है, अब क्या है कि पानी यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से भी, यहाँ ऐसे तो नहीं भी पानी, ये वाला जो इधर मान लो आपके पास दोनों साइड 5-5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी, तो अपने कहें कि अगर पूरे पानी को आप यहाँ पर प्रवाहित करवा दो तो यहाँ आपको 5-5 लीटर ही मिलेगा, और यहाँ से प्रवाहित कराओ फिर भी आपको 5 लीटर ही मिलेगा। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, पानी थोड़ा आसानी से गुजर जाएगा और यहाँ पर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पानी की मात्रा पर कोई फर्क पड़ता है? पानी तो उतना ही आएगा, मान लो एक पाइप में 5 है तो यहाँ 5 लीटर ही अपने को मिल जाएगा इस सिरे पर। लेकिन पाइप में से जब पानी प्रवाहित हो रहा है, उस प्रवाहित होने में दिक्कत हो रही है बस उसको। तो यही काम प्रतिरोध का है। जहां पर कम प्रतिरोध होता है, 1 ओम की तुलना आप इस मोटी पाइप से कर सकते हो, मतलब पानी आसानी से फ्लो होता है, और 50 ओम की तुलना आप पतली पाइप से कर सकते हो। ये चीज होती है बच्चों, प्रतिरोध कभी भी धारा के मान को कम नहीं करता। तो इस कारण क्या है, हाँ, अगर मान लो आपके पास दो प्रतिरोध है, दो रास्ते हैं, तो वहां पर जो आपका करंट है वो क्या है, दो भागों में बंट जाता है। जो कम प्रतिरोध है उसमें से ज्यादा करंट जाता है, और जो ज्यादा प्रतिरोध है वहां कम जाता है। तो इस कारण अपने जो गैल्वेनोमीटर है, जिसको वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं अपने, तो वो वोल्ट मीटर है, उसमें से कम करंट जाए, तो इस कारण उसका अपने प्रतिरोध का मान बहुत ही ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला है छोटा सा, कि आपको कितने ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर को, धारामापी को, वोल्टमीटर में परिवर्तित करना चाहते हो। तो मान लो ये आपके पास धारामापी है और कोई दूसरा एक आपके पास और प्रतिरोध है आर, उसके सिरों पर आपने इसको लगा रखा है। ये पूरा कंबाइन, ये डब्बे के रूप में ये वोल्टमीटर ही होगा आप, यानी गैल्वेनोमीटर और ये उच्च प्रतिरोध दोनों को मिलकर क्या बनता है, वोल्टमीटर बनता है बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा वोल्ट मीटर ही है। तो अब जो इस वोल्ट मीटर के सिरों का विभवांतर होगा वही इसके सिरों का विभवांतर होगा, तो इसके सिरों का विभवांतर अपने v मान लेते हैं। ठीक है, तो ये v के बराबर, अब v जो इसके सिरों का विभवांतर है वो इस दो विभवांतरों के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, और दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभवांतर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो पूरा विभवांतर है v, ये वी आर प्लस वी जी के बराबर होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रतिरोध यहाँ पर बनाया नहीं हूं अपने पास डायग्राम में, इसको आप बना सकते हो जैसे मैंने बनाया। तो वी आर प्लस वी जी, यानी कुछ विभवांतर इसके सिरों पर होगा और कुछ इसके सिरों पर। अब जो दोनों में क्या है, आई जी धारा मान लो प्रवाहित हो रही है, इस आई जी का मान बहुत कम होता है और इसको अपने पूर्ण विक्षेप धारा कहते हैं। मतलब वह धारा जो कि गैल्वेनोमीटर को जब आप वोल्ट मीटर में चेंज कर दोगे तो उसको पूर्ण विक्षेप लाए, मतलब उसकी सुई को सिरे तक ले जाए। ठीक है, तो ये आई जी इंटू आर एच और इंटू आई जी इंटू जी, क्योंकि ये धारा यहाँ पर आई जी आ रही है। ठीक है, मान लो पीछे से आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पर आपने प्रतिरोध लगाया था ये वाला, और यहाँ क्या है, पीछे से आई धारा आ रही है, तो उस आई धारा का कुछ भाग आई जी नीचे चला जाता है गैल्वेनोमीटर यानी वोल्टमीटर के थ्रू, और कुछ भाग आपका क्या है, इधर चला जाता है। ठीक है, तो ये आई जी धारा वो वाली धारा है। तो आई जी इंटू आर एच और आई जी इंटू जी, तो आई जी इंटू आर को, आर एच को, ये आर एच लिखना था यहाँ पर, आर एच को अपनी साइड ले आते हैं, या इसको इसी साइड पड़े रहने दो और इसको आप इधर ले जाओ, तो ये v माइनस आई जी इंटू जी, और यहाँ आई जी से भाग दे दे तो आर एच बराबर v बटा आई जी इंटू जी। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा 2-3 न्यूमेरिकल में। इससे अपने क्या निकाल सकते हैं, इससे अपने उस उच्च प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हो। तो वही चीज लिखेगी, इस सूत्र की सहायता से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने हेतु उच्च प्रतिरोध का मान क्या है, ज्ञात किया जाता है। अब एक और चीज दी हुई है यहाँ पर, क्या है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, वो देखो क्या होता है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्टमीटर में देखो दो प्रतिरोध है, यहाँ अगर ऊपर दिखाऊं तो ये जी है और ये आर एच है, और दोनों किस में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर एच प्लस जी, परंतु जो आर एच का मान होता है, जो गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध है उससे बहुत ज्यादा होता है। तो अपने आर एच प्लस जी को लगभग आर एच के बराबर लिख सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का कुल प्रतिरोध आपके पास कितना आ जाएगा, लगभग आर एच के बराबर आ जाएगा। और आर एच ये बहुत बड़ा प्रतिरोध होता है, और एक्चुअल में आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, अगर आदर्श वोल्टमीटर पूछ लें, और विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। ये भी चीज आपने याद रखनी है। समझ आई बात? तो ये बच्चों अपना था आज का टॉपिक।
ठीक है। ये वाला क्या है कि पहले तो प्रैक्टिकल में होता था, अब इसको प्रैक्टिकल से हटा दिया गया है, अब आपके प्रैक्टिकल में नहीं है। और मेरे अच्छे तरीके से याद है कि 12वीं क्लास में यही प्रैक्टिकल मेरे पास आया था, फाइनल प्रैक्टिकल में जो मेजर प्रैक्टिकल होता था ना उसमें यही आया था, दारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना। और इन यानी दो प्रैक्टिकलों से डर लगता था, दारामापी को एमीटर में बदलना और वोल्टमीटर में, ये दो बड़े प्रैक्टिकल थे काफी। तो इस कारण क्या है कि अब आपके क्या है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, वैसे आप लैब में कर सकते हो, ऑपरेटर्स इसके सभी अवेलेबल होते हैं लैब में। मेनली क्या चाहिए आपको, वोल्टमीटर चाहिए, एक सॉरी गैल्वेनोमीटर चाहिए, उच्च प्रतिरोध चाहिए, और कुछ ही नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो उससे आप क्या है आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलो एक बार इसको पढ़ लेना आप। तो मिलते हैं बच्चों अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।